हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तन्वी। इस लेक्चर में हम रिमेनिंग जो प्रिंसिपल्स रहते हैं फ्योल के वो कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट जो हमारा अब रह गया है दैट इज़ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। अकॉर्डिंग टू फ्योल वो क्या कहता है कि जो हमारी रेम्यूनरेशन होनी चाहिए वो जस्ट एंड इक्विटेबल होनी चाहिए। ठीक है, जो भी ओवरऑल कॉम्पनसेशन है या जो पे है वो एम्प्लॉइज़ और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए फेयर होनी चाहिए। वो कैसे फेयर हो सकती है? देखो, एम्प्लॉइज़ को फेयर वेजेस मिले अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, और जिससे वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्डेबल मतलब अफोर्ड कर पाएँ, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट, एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो अफोर्ड कर पाएँ उतनी वेजेस के साथ। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे वो फेयर होना चाहिए कि उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंडर होना चाहिए। ठीक है, सो अगर हम ऐसे जस्ट एंड इक्विटेबल रेम्यूनरेशन देते हैं तो उसका बेनिफिट क्या रहेगा कि एक कंजीनियल इन्वायरमेंट बन जाता है किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और एम्प्लॉइज़ के बीच में। अब बच्चे देखो, जो हमारा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रिंसिपल दैट इज़ योर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अगर सिर्फ कुछ हैंड्स के अंदर कंसंट्रेटेड है, सिर्फ वही पर्सन्स मतलब अगर सपोज करो से टॉप लेवल वही डिसीजंस ले रहे हैं, सो दैट इज़ द केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। बट अगर वो हमारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लोअर लेवल्स तक डिस्पर्स हुई है तो वो होएगा डिसेंट्रलाइजेशन का केस। एंड अकॉर्डिंग टू फ्योल उसने क्या बोला कि हमें बैलेंस करना पड़ता है बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कि हम क्या करें कि सबॉर्डिनेट्स की इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर करें। दो हमारा फाइनल डिसीजन किसके हैंड्स में रहेगा, फाइनल डिसीजन तो टॉप अथॉरिटी के हाथ में रहेगा, बट हमें सबॉर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर बैलेंस लेकर चलना है, ना तो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन ना ही कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब किस हद तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन है वो डिपेंड करेगा कि कौन से सर्कमस्टांसिस में वो कंपनी वर्क कर रही है। ज़्यादातर जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होती है, लोअर लेवल्स तक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को डिस्पर्स किया जाता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ योर स्केलर चेन। अब देखो स्केलर चेन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में देखो क्या होएगा, सुपीरियर्स होंगे, सबऑर्डिनेट्स होंगे। फ्योल ने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में ना एक प्रॉपर चेन होना चाहिए अथॉरिटी का और कम्युनिकेशन, वो कैसे रन करे फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, और वो सारे सबऑर्डिनेट्स एंड मैनेजर्स उसको क्या करें, फॉलो करें। अब इसको हम समझते हैं डायग्राम के साथ, ध्यान से समझना। अगर सपोज करो ये ए पर्सन है, ये ए है हेड, इसके अंडर टू लाइंस ऑफ अथॉरिटी हैं। एक क्या आता है, इसके अंडर आते हैं बी सी डी ई एफ, एक ये लाइन ऑफ अथॉरिटी है और एक लाइन ऑफ अथॉरिटी इसके अंडर आ रही है एल एम एन ओ एन पी। अब सपोज करो कि मतलब इसने कोई ए पर्सन ने किसके कम्युनिकेट करना है एफ को, तो ये पहले बी के पास जाएगा, फिर सी के पास, फिर डी के पास, फिर ई के पास और एफ के पास। एक अनदर सिचुएशन लेते हैं कि सपोज करो जो ई है उसने कम्युनिकेट करना है एम के साथ, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, पहले जाएगा डी के पास, देन सी, देन बी, देन ए, देन एल, देन एम, इस तरह कम्युनिकेट करेगा। अब हर सिचुएशन में ये भी पॉसिबल नहीं है। अब कभी क्या हो सकता है कि इमरजेंसी अराइज हो सकती है। अब इमरजेंसी में सपोज करो ई ने करनी है ओ से कम्युनिकेशन, अब वो इतना लंबा रूट फॉलो करेगा बट वो फीजिबल नहीं है, वायबल नहीं है, बिकॉज उसने इमरजेंसी में डिसीजंस लेना है। तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट उसके साथ कांटेक्ट कर सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टर रूट को हम बोलते हैं गैंग प्लैंक, और ये इमरजेंसी सिचुएशंस में फॉलो करते हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें ये क्लियर है। सो दिस इज नोन एज गैंग प्लैंक। दिस इज अ शॉर्टर रूट एंड हैज़ बिन प्रोवाइडेड सो दैट कम्युनिकेशन इज नॉट डिलेड। अगर एग्जाम में आ जाए गैंग प्लैंक कब हम फॉलो कर सकते हैं, तो हम तब फॉलो करते हैं व्हेन देयर इज़ अ नीड ऑफ एमरजेंसी। तुम्हें एमरजेंसी में कोई डिसीजन लेना है, कम्युनिकेशन डिले ना हो, तो तुम एक शॉर्टर रूट क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑर्डर। ऑर्डर में अब क्या चल रहा है, ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू फ्योल कहता है कि जो पीपल हैं एंड मटीरियल हैं, मतलब वो क्या कहता है कि हर एक पर्सन के लिए एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट प्लेस होनी चाहिए और हर एक चीज़ के लिए भी उसकी एक अप्रोप्रिएट प्लेस होनी चाहिए। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीवन एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, मतलब हर एक चीज़ अपनी जगह पे और हर एक के लिए उसकी जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मतलब क्या है, ऑर्डरलीनेस में काम कर। अब ये नहीं है कि मैनेजर एक दिन इस रूम में बैठ रहा है, एक दिन उस रूम में बैठ रहा है, एक दिन उस रूम में बैठ रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं, उसकी एक प्रॉपर जगह ही नहीं है।
ठीक है, आज मेरे टूल्स इस स्टोर में पड़े हैं या इस मतलब रैक में है, आज मेरे टूल्स इस रैक में, कोई ऑर्डर ही नहीं है वहाँ पे। तो एक प्रॉपर हर एक चीज़ मतलब पर्सन्स के लिए भी और मटेरियल्स के लिए भी प्रॉपर क्या होनी चाहिए, उनकी प्लेस होनी चाहिए, ऑर्डरलीनेस से काम करना है हमें, तभी हमारा वेस्टेज कम होएगा, टाइम लॉस नहीं होएगा, कोई हिंड्रेंस नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी किसी तरीके के काम में। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ योर इक्विटी। अब इक्विटी क्या कहता है कि सबको फेयरली क्या करो, ट्रीट करो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्योर। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, काइंडलीनेस, जस्टिस के साथ हम क्या करें, ट्रीट करें अपने एम्प्लॉयज़ को। तो बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स कैसा रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए, ह्यूमेन अप्रोच के साथ हमने डील करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज़ हमारा छोड़ के चले जाएंगे हमें, ठीक है, लेबर टर्नओवर ज़्यादा होएगा। तो अगर हम उनको इक्विटी के साथ रखते हैं, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट करते हैं, काइंडली उनके साथ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो फिर क्या होएगा, एक तो लॉयल रहेंगे और डिवोटेड रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वो कम्प्लीटली इसको बात को रूल आउट नहीं कर रहा कि हम फोर्स यूज़ ही ना करें, ठीक है। फ्यूल डज नॉट रूल आउट यूज ऑफ फोर्स समटाइम्स, रादर ही सेज दैट लेजी पर्सनल शुड बी डेल्ट विद स्टर्नली, कि जो बहुत मतलब लेजी हैं, जो काम ही नहीं करना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ हम स्टर्न थोड़ा बिहेव करें। बट बाकी जो हैं, जो एक एबल एम्प्लॉयज़ हमारे, उनके साथ हम क्या करें, अच्छा ट्रीटमेंट करें, ठीक है। किसी का जेंडर बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे या नेशनैलिटी बेसिस पे हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें। बिकॉज तुम देखते हो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में सिर्फ एक ही रिलीजन के पर्सन्स या एक ही नेशनैलिटी के पर्सन्स नहीं आते, डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। तो हमें ये चीज़ क्या करनी पड़ती है, समझनी पड़ेगी कि हमें उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना है इक्विटी के साथ, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ योर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या कहता है कि अगर एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहा है ना, तो उसको चाहिए स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हम पहले ही एम्प्लॉयज़ को ऐसे सिलेक्ट करें कि जो भी रिगरस प्रोसीजर्स हैं, जो उनका इंटरव्यू है, जो भी उनकी सिलेक्शन मेथोडोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको ट्रीट करें। बट वन सिलेक्टेड तो उनको अपने कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या रहें, वो मिनिमम फिक्स टेन्योर के लिए अपनी पोजीशन पे रहें, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब एडहॉकिज्म, वो क्या करेगा एडहॉकिज्म, मतलब तुम कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे रख रहे हो, थोड़े टाइम के लिए एक पोस्ट पे रख रहे हो, वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन का भी इसमें डिसएडवांटेज है, वो क्या रहेगा कि बार बार एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करेगा तो लेबर टर्नओवर होएगा, बार बार उसकी रिक्रूटमेंट पे कॉस्ट आएगी, ट्रेनिंग की कॉस्ट आएगी, सिलेक्शन की कॉस्ट आएगी, एक इम्प्रेशन जो है, एक उसकी जो कॉर्पोरेट इमेज है, वो भी क्या रहेगी, मार्केट के अंदर ख़राब हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉयज़। टाइम टू टाइम उनको ट्रेन करो, उनकी स्किल्स को अपग्रेड करो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज़ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या होता है कि वर्कर्स को हम ऐसे इनकरेज करें कि वो कुछ ना कुछ खुद एक स्टेप लेकर आएँ, खुद इनिशिएट करें, ठीक है, फर्स्ट स्टेप लें, उनको मोटिवेट इस तरह किया जाए कि दे टेक द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। इट इज़ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान, वो खुद सोचें, कुछ नए आइडियाज़ लेके आएँ, उसको इनिशिएट करें खुद अपनी तरफ से और प्लान को क्या करें, एग्जीक्यूट करें, ठीक है। सो इनिशिएटिव हमें वहाँ पर इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वहाँ पे जैसे हम एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम्स रख सकते हैं, इनिशिएटिव सजेशंस ले सकते हैं, और उनको अगर हमें लगता है कि इट इज़ अ गुड डिसीजन तो हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, उस पर्सन को उसके लिए रिवॉर्ड कर सकते हैं। तो ये हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करना ही करना है। अब जो लास्ट हमारा प्रिंसिपल रह गया बच्चे, वो रह गया एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ये एक फ्रेंच टर्म है, ठीक है। सो मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है, टीम स्पिरिट या कोऑपरेशन के साथ चलना, आपस में हार्मनी के साथ चलना, ठीक है। सो मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क प्रमोट करें, क्योंकि अदरवाइज तो डिफिकल्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स अचीव ही नहीं हो पाएगा और कोऑर्डिनेशन भी नहीं रहेगा। तो मैनेजर्स को क्या करना है, उनको इकट्ठे लेकर चलना है विद कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, उनके अंदर ही स्पिरिट लेकर आनी है, स्पिरिट डी कॉर्प्स, टीम स्पिरिट, ठीक है। तो उसके लिए देखो, अगर केस स्टडी में आ जाए मैनेजर थॉट ऑफ रिप्लेसिंग आई विद वी, तो यहाँ पर हेनरी फ्योल का कौन सा प्रिंसिपल है, दैट इज़ योर स्पिरिट डी कॉर्प्स, मतलब मैं की जगह हम, इसको लेकर आओ, इस कंसेप्ट को लेकर जाओ, अपने आप को आगे मत रखो, एज अ कलेक्टिव तुम एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलो, ठीक है। सो आई होप ये तुम्हें 14 प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए हैं। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और विद इन अ
3 और 4 डेज़ मैंने शेयर कैपिटल पहले स्टार्ट करना है, बिकॉज स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम आती है, तो मैंने वो भी शेयर कैपिटल का कंसेप्ट स्टार्ट करना है। तो पर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर करो मैक्सिमम जितना कर सकते हो।